हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा स्वर, अब आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। यानी हमने पढ़ा था कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें स्वर हमने पढ़ लिया। अब आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं, व्यंजन वर्ण। व्यंजन, ठीक। तो स्वर की परिभाषा आप सबको पता है। जिस प्रकार स्वर की परिभाषा है कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं, उसी प्रकार स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम परिभाषा लिख देते हैं, व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण, हम यहाँ पे व्यंजन वर्ण की परिभाषा डाल देते हैं। व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा। देखिए सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। मतलब बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। हम इसकी एक और भी परिभाषा देख सकते हैं कि स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता, स्वर की सहायता से उच्चारित या फिर बोले जाने वाले वर्ण, उच्चारित या बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, परिभाषा आप समझने की कोशिश करिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। उसी परिभाषा को हम दूसरी तरह से भी बता सकते हैं, यानी व्यंजन की परिभाषा हम कई तरीके से बता सकते हैं। तो स्वर की सहायता से उच्चारित या बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं या फिर व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कैसे किस व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से करते हैं। जैसे हम लिखते हैं क धन अ बराबर क, फिर ख धन अ बराबर ख, ग धन अ बराबर ग। देखिए कैसे आप अपने मुख से जब बोलेंगे, जैसे आप बोलेंगे क, अंत में स्वर लगा होता है। जैसे हम बोलते हैं क तो अंत में अ आता है। बोल के देखिए क, ख, ग, घ, अंग। यानी हम जैसे क को बोलेंगे तो क के अंत में अ आएगा, ख बोलेंगे तो ख के अंत में अ आएगा, ग बोलेंगे तो ग के अंत में अ आएगा। क्योंकि ये जो व्यंजन वर्ण होता है ये स्वर की सहायता से ही पूर्ण होता है। देखिए यहाँ पे हलंत लगा हुआ है। ये हलंत का मतलब होता है कि वर्ण अभी आधा है। जब स्वर इसके साथ मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, तो हो जाएगा क, ख और ग। ठीक, क, ख और ग। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम देखेंगे व्यंजन के प्रकार, यानी व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग डाल देते हैं व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण के प्रकार, ठीक। व्यंजन जिस प्रकार स्वर वर्ण के 3 प्रकार माने गए हैं, उसी प्रकार व्यंजन वर्ण के भी 3 प्रकार माने गए हैं। तो सबसे पहले पहला हम देखते हैं। पहला हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन, ठीक। उसके बाद दूसरा हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। उसी प्रकार तीसरा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें स्पर्श व्यंजन। क्या देखेंगे? स्पर्श व्यंजन। क्या होता है स्पर्श व्यंजन, ठीक। सबसे पहले हम इसी की परिभाषा देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन की क्या परिभाषा होती है। तो जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय, हम स्पर्श व्यंजन की परिभाषा देखेंगे, जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय श्वास या वायु, श्वास यानी जो हम सांस लेते हैं वही श्वास हो जाता है, और उसी को हम हवा भी कहते हैं, यानी कि वायु भी कहते हैं। तो जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकले वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। देखिए, जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय, या हम ये भी कह सकते हैं जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु यानी हमारे मुख से जो हम सांस लेते हैं वही वायु मुख के विभिन्न स्थानों, यानी ये जो सांस है, हमारे मुख से जो सांस निकल रही है वो हमारे मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकले वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। इनकी संख्या यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, ठीक। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, यानी स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। क्योंकि ये 5 वर्गों में बटे हैं, क्योंकि ये 5 वर्गों में बटे हैं, ठीक। क्योंकि ये 5 वर्गों में बटे हैं, ठीक। समझिए पहले इसको, फिर हम आपको बताते हैं कि वो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय, हम स्पर्श व्यंजन को पढ़ रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? स्पर्श व्यंजन की। तो जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय श्वास वायु यानी हमारे मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकले
वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं या वे वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाएगी। इनकी संख्या 25 होती है, यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 वर्गों में बटे होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वो कौन कौन से वर्ण हैं जिनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं? तो एक तरफ हम डालेंगे वर्ग, ठीक, और एक तरफ डालेंगे उच्चारण, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्ग व्यंजन या वर्ग व्यंजन या फिर व्यंजन वर्ग, ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यंजन वर्ग। चलिए अब हम लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं क वर्ग, फिर लिखते हैं च वर्ग, फिर लिखते हैं ट वर्ग, फिर लिखते हैं त वर्ग, फिर आता है प वर्ग, ठीक। देखिए च वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद आता है च, छ, ज, झ, इय, च, छ, ज, झ, इय, ठीक। उसके बाद ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ और अड़। उसके बाद आता है त वर्ग में त, थ, द, ध और न, ठीक। उसके बाद आता है प वर्ग में प, फ, ब, भ और म, ठीक। अब हम इनको अगर गिनेंगे यानी काउंट करेंगे तो ये 25 आएंगे। पहले हम देख लेते हैं इनको उच्चारण के स्थान पे, यानी हम किन वर्ग को किस स्थान से उच्चारण करते हैं, उसके बाद हम इनको गिन लेते हैं। पहले अच्छा गिन ही लेते हैं। देखिए क वर्ग में 5 है, 1 2 3 4 5, फिर च वर्ग में भी 5 है, 1 2 3 4 5, तो यानी 5 5 सब में है, तो 5 10 15 20 25, ये पूरे स्पर्श व्यंजन 25 हैं, जिनको मिला करके कि स्पर्श व्यंजन कहा जाता है और इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क वर्ग का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि कौन सा वर्ग किस स्थान से, यानी हमारे मुख के अंदर, यानी जो मुख से निकलने वाली वायु है वो कहाँ से होकर निकलती है किस वर्ण को बोलने पर। तो सबसे पहले हम क को बोलेंगे क। आप भी हमारे साथ बोलिए तभी समझ में आएगा। क, ख, ग, घ, अंग। देखिए जब हम बोलेंगे क, जब आप बोलेंगे क, ख, ग, घ, अंग, तो जो वायु है वो हमारे मुख से कंठ से होकर आ रही है। कहाँ से आ रही है? कंठ से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे पकड़िए अपनी गर्दन को और बोलिए क, ख, ग, घ, अंग। देखिए आपकी यहाँ कंठ में वाइब्रेशन हो रहा है, यानी ये कंपन कर रहा है। तो जो ये क, ख, ग, घ है, ये कंठ से होकर निकलने वाले वर्ण हैं, इसलिए इनको कंठ वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत? कंठ के अंतर्गत रखते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। किससे बोले जाने वाले हैं? कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। उसके बाद आता है च वर्ग। च वर्ग च, छ, ज, झ, इय। जब हम बोलते हैं, यानी जब हम ये च वर्ग को बोलेंगे तो हमारी जो जिह्वा है वो ऊपर के तालू में जाकर चिपकती है। इनमें 5 वर्णों को अगर हम उच्चरित करेंगे यानी बोलेंगे तो हमारी जो जिह्वा है, यानी हमारी जो जीभ है, ये हमारे ऊपर के तालू में जाकर चिपकती है। आप बोल के देखिए, स्पर्श करती है, मतलब बोलिए च, मेरे साथ बोले च, छ, ज, झ, इय। हो रहा है? इय पे नहीं हो रहा है, पूरी तरह से नहीं हो रहा है, थोड़ा हो रहा है। इसको भी मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन इन चारों में ज्यादा हो रहा है, इसमें थोड़ा कम हो रहा है। च, छ, ज, झ, इय। इनको तालु वर्ग कहा जाता है। कौन सा वर्ग कहा जाता है? तालु वर्ग, ठीक। इनको तालु वर्ग कहा जाता है। क्यों? हाँ अब ठीक है। देखिए
इनको तालु वर्ग कहा जाता है, क्योंकि इनमें जितने भी वर्ण हैं यानी च वर्ग के जितने भी अक्षर हैं इनका उच्चारण हम तालु की सहायता से करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है ट वर्ग। अब जो ट वर्ग है इसको बोलने पर यानी इसका जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ यानी जिह्वा है ये ऊपर जाके मुड़ जाती है। क्या होती है? ऊपर जाके मुड़ जाती है, इस तरह से ऐसे मुड़ जाती है। तो इसको भी हम बोलते हैं, बोलिए हमारे साथ आप, ट ठ ड ढ अड़। जब भी आप इसको बोलेंगे तो हमारी जिह्वा ऊपर जाके मुड़ जाएगी, इसलिए इसको मूर्धा क्या कहते हैं? मूर्धा वर्ग कहते हैं, या मूर्धा के वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण कहते हैं। मूर्धा का मतलब मुड़ जाना। ठीक, उसके बाद आता है त वर्ग। त वर्ग में कितने अक्षर हैं? 5 हैं। त वर्ग का उच्चारण करते समय जो हमारी जिह्वा है वो दांत से चिपकती है। चिपकती का मतलब स्पर्श करती है। आप ये मत समझिएगा कि बिल्कुल जाके चिपक जाती है। चिपकने का मतलब स्पर्श करती है। तो इस वर्ण को जब भी हम बोलेंगे तो हमारी जो जिह्वा है ये दांत से चिपकेगी। बोल के देखिए, त थ द ध न, त थ द ध न। इन पांचों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा हमारे आगे वाले दांत से जाकर चिपक रही या स्पर्श करती है, इसलिए इसको दंत वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत वर्ग या दंत वर्ण। ठीक, उसके बाद आता है प वर्ग। क्या आता है? प वर्ग। और प वर्ग में 5 इसमें भी आते हैं। कौन कौन से आते हैं? प फ ब भ म। इनको प वर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके देखिए सब में जो अक्षर पहले आता है उसी वर्ग से उसको जाना जाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में आप 3-4 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं या जो भी हैं, एक से ज्यादा हैं अगर, तो आपके मम्मी पापा को जब भी कोई बुलाता है तो बड़े बच्चे का ही नाम लेके बुलाता है कि उनकी मम्मी या उनके पापा। इसी तरह से इसमें जो क च ट त प है ये जो पांचों हैं, इनके जो पांचों भाई हैं ये सारे इन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे प वर्ग। जो प वर्ग है ये होठ से यानी इसको जब हम बोल देंगे तो हमारे दोनों होठ आपस में स्पर्श करते हैं। ठीक, बोल के देखिए, बोलिए प ह, यानी जो वायु है वो होठ से चिपक कर फिर निकलती है। ठीक, तो प फ ब भ म, तो इनको हम कहते हैं ओष्ठ वर्ण। क्या कहते हैं? ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ग या वर्ण। ठीक, तो आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम इसको फिर समझते हैं। सबसे पहले ही हमने इसकी परिभाषा पढ़ी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय वायु हमारे मुख के सभी अंगों को स्पर्श करते हुए यानी छूते हुए बाहर निकले, वही स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो इन सब के उच्चारण में कहीं ना कहीं जो वायु है वो चारों हमारे मुख के सभी अंगों को स्पर्श करते हुए निकलती है। कभी दांत को स्पर्श करती है तो कभी तालु को स्पर्श करती है, कभी जीवा मुड़ जाती है तो कभी होठ को स्पर्श करती है। जैसे क वर्ग में कंठ से निकलती है वायु, एकदम अंदर से निकलती है। क ख ग घ अंग, मुंह हमारा खुला रहता है और वायु बिल्कुल अंदर से आती है। उसी प्रकार जब च वर्ग की बारी आती है तो जो हमारी जीवा है यानी जीभ छ ज झ इय। ठीक, उसके बाद जब ट की बारी आती है यानी ट वर्ग की तो तब क्या होता है? हमारी जीवा मुड़ जाती है। बोल के देखिए, ट ठ ड ढ अड़। उसके बाद जब त वर्ग की बारी आती है तो हमारे जो जीभ है ये दांत से जाके चिपकता है या स्पर्श करता है। त थ द ध न। ठीक, उसके बाद होता है प वर्ग आता है जिसको हम ओष्ठ वर्ग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके उच्चारण में होठ यानी ओठ की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे बोलिए प फ ब भ म। ठीक, अब आप ये सोचते होंगे कि इन चारों में तो ये विशेषता ये दिखती है, लेकिन यहाँ आके कम क्यों हो जाती है? ये इन पांचों में क्यों कम हो जाती है? तो इनको हम पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर यानी 5वां अक्षर, वर्ग का 5वां अक्षर। आपसे पूछा जाएगा, पूछा भी जाता है, हिंदी अगर है तो पूछा जाता है कि वर्ग का पंचमाक्षर कौन होता है? तो वर्ण का जो 5वां अक्षर, हर वर्ण का 5वां अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? पंचमाक्षर, पंचमाक्षर कहलाता है। यानी
हर वर्ग का 5वां अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है, यानी 5वां अक्षर। ठीक, तो 5वां अक्षर कौन कौन सा हो गया? अंगगणनम। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं आराम से, अंगगणनम या फिर अंग, न्य, अड़ और न और म। इनका प्रयोग हम ज्यादातर इनका प्रयोग हम मात्रा के ही रूप में करते हैं। ठीक, तो आपको स्पर्श व्यंजन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।